नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पेपर 3 यूनिट 1 फिजिक्स की 5वीं क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बल को पढ़ेंगे, फोर्स को पढ़ेंगे और एकदम एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाने देंगे कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को अभी छोड़ के रखा है, जैसे उत्प्लावन बल हो गया या आवेग हो गया, बल का आवेग। इसको हम उत्प्लावन बल को वायुमंडलीय दाब वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो इसके अलावा आपको देखने को मिलता है, जो मैंने दूसरा टॉपिक बोला है, वो हम पढ़ेंगे, आवेग को हम पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज जो हमारा आज का टॉपिक है फोर्स, उसको हम बिल्कुल एकदम डीप, जितना डीप हो सकता है उतने डीप लेके जाएंगे और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बल को। तो सबसे पहली चीज़, बल होता क्या है? तो बल क्या होता है? बल, एक चीज़ बताइए, कोई भी बस मान लीजिए ये टेबल रखी हुई है। ठीक है, ये टेबल रखी हुई है और इसमें हमको अगर एक इसका स्थान परिवर्तन करना है, इसकी अवस्था परिवर्तन करना है, तो किस कारण से करेंगे? यहाँ से धक्का ही देंगे ना, जब इसको परिवर्तित करेंगे इसको धक्का देना पड़ेगा। तो बल यही होता है कि जब हम इसको धक्का देंगे या जब इस पर हम कोई बल लगाएंगे तो इसका स्थान परिवर्तन होगा। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए जब, तो जो किसी वस्तु को गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है, गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है, वो क्या होता है? बल होता है। कोई भी बाह्य कारक जो किसी वस्तु को गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, ठीक है, वो क्या होता है? बल होता है। बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें पता ही होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अपने सिलेबस में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल नामक टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन हम पूरा बल पढ़ेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है। क्यों होती सदिश राशि? आप एक चीज़ बताइए, आप किसी तरफ बल लगा रहे हैं तो क्या बिना दिशा के बल लगा देंगे, बिना परिमाण के बल लगा देंगे? आपको दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे दूरी में आपको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती, आप किसी भी दिशा में हो सकता है वो चीज़। ठीक है, लेकिन इसमें आपको दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सदिश राशि होती है। आपको फॉर्मूला अगर इसका देखें गति का, तो सबको पता होगा F=ma, लेकिन गति के द्वितीय नियमानुसार जो बल होता है वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसके कारण F=ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, इसको हम जब गति पढ़ेंगे तो उसमें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है हम उसके हिसाब से अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मात्रक अगर देखें तो F=ma के माध्यम से हम निकाल लेंगे कि F=ma क्या है। m का मात्रक क्या होता है? हमको सबको पता है kg होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसको भी हम पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति में न्यूटन बोलते हैं और सीजीएस पद्धति में क्या बोलते हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अन्य मात्रक एक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है, जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है डाइन। ठीक है, सीजीएस पद्धति में जो लिखा हुआ है ना, वही होता है डाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन और डाइन में संबंध बताइए। तो न्यूटन और डाइन में संबंध ये होता है कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसका विमीय सूत्र भी हम कैलकुलेट कर लें तो केजी का विमीय सूत्र क्या होता है? m होता है द्रव्यमान का, और मीटर का क्या होता है? l होता है, और सेकेंड का t² हो जाएगा। तो mLt-2 आपको यहाँ पे इसका विमीय सूत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ें तो हमने एक टॉपिक इसमें ये ऐड करके रखा है कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व इसलिए पढ़ना आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए तो हम लिख सकें इस चीज़ को। तो जड़त्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु का वह गुण, मतलब आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु गति कर रही है, एक दिशा में, तो वो सदैव उसी दिशा में गति करती रहे। मतलब जो उसको गति करवा रहा है ना, लगातार उसी दिशा में गति करवा रहा है, वही त्वरण होता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण गतिमान वस्तु सदैव उसी दिशा में गतिमान अवस्था में रहती है, जो वस्तु को लगातार गतिमान अवस्था में बनाए रखता है, वह होता है जड़त्व। ठीक है, अब 2 टाइप होते हैं इसके, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। आपने इसके एग्जाम्पल्स बहुत सुने होंगे, उसके बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो विराम का जड़त्व होता है, तो जब कोई वस्तु जो होती है वो अगर स्थिर अवस्था में है, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रुकी हुई है, यहाँ पे ये वस्तु यहाँ पे रुकी हुई है, रखी हुई है, तो ये तब तक रखी रहेगी, ये बोलता है विराम का जड़त्व, ये तब तक रखी रहेगी जब तक हम यहाँ से इसमें कोई बाह्य बल ना लगाएं। जैसे ही हम इसमें बाह्य बल लगाएंगे तो ये अपना स्थान परिवर्तित कर देगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम अगर देखें तो एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा आप किसी बस में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं। क्या होता है कि जैसे ही आपकी बस या कार अचानक से चलना स्टार्ट करती है, जब वो बस एकदम से चलेगी तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। आपको देखने को मिलता है पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? ये विराम के जड़त्व के कारण ही होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक बस है, क्या है? ये एक बस है और इसमें हम ये बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये हम बैठे हुए हैं,
तो हमारे पैर क्या रहते हैं, बस के समतल में यहाँ पे रहते हैं, बस के तल पे हमारे रखे हुए होते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे बस अचानक से चलती है तो ये जो पैर है ना, ये तो बस के साथ तो बने रहते हैं, लेकिन जो ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा स्थिर नहीं होता। वो एक हिसाब से देखने को मिलता है क्या, वो हमारा देखने को मिलता है गति में। मतलब आपको ये पैर तो गति अवस्था में हो जाते हैं चलने के कारण, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्थिर ही रहता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर झुकता है। इसी के अपोजिट में अगर देखें तो गति का जड़त्व जो देखें तो गति का जड़त्व में भी यही होता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो वो जब तक उसी दिशा में चलती रहेगी। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है कि कोई भी गाड़ी अचानक से रुक जाती है, कोई भी गाड़ी अचानक से रुक गई तो हम क्या होते हैं कि आगे की ओर झुकते हैं, क्या करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं। इसका भी रीज़न वही होता है कि हमारे ऊपर वाला हिस्सा लगातार गति कर रहा रहता है और नीचे वाला हिस्सा एकदम से गति के जड़त्व के कारण स्थिर हो जाता है। तो इसके उदाहरण हमने ये पढ़ लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें न्यूटन जी जो थे हमारे 1686 में, इनने एक नियम दिया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये इनने एक नियम दिया था, किसने दिया था, 1686 में न्यूटन जी ने दिया था हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इनने क्या हुआ था उस टाइम पे कि ये कुछ चीज़ों को देखते थे कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। दूसरी चीज़ ये देखते थे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, ऐसी चीज़ें ये देखते थे। इनको लगता था कि ये कुछ चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं, लेकिन जब इनने अध्ययन किया ना तो इनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड हैं वो एक दूसरे के मध्य आकर्षित होते हैं, आकर्षण बल उनके मध्य लगता है। तो इनने फिर यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यहाँ से इनने दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई भी दो पिंड या दो द्रव्यमान कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। यहाँ पे आकर्षण बल लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे कोई भी दो पिंडों या द्रव्यमान कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये क्या होता है, ये द्रव्यमान और बीच की दूरी पर निर्भर करता है, कितनी दूरी दोनों के बीच में है और द्रव्यमान कितना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये एक संरक्षी बल होता है। ठीक है, अब संरक्षी बल हम आगे पढ़ेंगे कि संरक्षी बल होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा इनने एक नियम दिया, इसके लिए क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया इनने। नियम में क्या बोला कि जो ये हमारा जो F है ना, ये बल है, ये बल है। आपको ये दो कण दिख रहे होंगे, एक m1 दिख रहा होगा, द्रव्यमान पिंड दिख रहे होंगे, एक m2 दिख रहा होगा। ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको दिख रहा है, यही तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यही तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो ये इसमें ये बोला कि किन्हीं भी दो पिंड हैं, जो कोई भी दो पिंड हैं, इन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इन पर लगने वाला बल, आकर्षण बल, ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना r, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ वर्ग लिख लीजिएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है, नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं भी दो आकर्षित हो रहे पिंडों के या दो कण आकर्षित हो रहे हैं, उन पर लगने वाला बल, आकर्षण बल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बोलता है ये। ठीक है, m1 m2 अपॉन r², ये हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर जब हम इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक जी नियतांक निकल गया था, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ये 5 नंबर में, 3 नंबर में, सब कुछ में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होता है कि सभी जगह ये समान होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता ये। ठीक है, ये किसी भी कणों की प्रकृति, ताप, माध्यम, इन पर निर्भर नहीं करता है। इसकी वैल्यू अगर देखें तो 6.67, इसको याद रखना, 6.67 × 10⁻11 देखने को मिलती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू देखने को मिल जाती है। इसका रीज़न में आप आगे जब अपन जी और जी में संबंध पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, हम दो टाइप के एक बल पढ़ते हैं, एक स्थिर वैद्युत बल पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे किसमें, आवेश जब विद्युत पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है, दो टाइप के बल होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक होता है, नहीं, स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल के माध्यम मतलब अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, बहुत छोटी सी वैल्यू होती है गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल की अपेक्षा। ये एक पॉइंट याद रख लेना, मैंने यहाँ पे चंद्रमा का परिक्रमण काल इसलिए लिख दिया है कि अपनी पृथ्वी का तो जानते हैं लेकिन चंद्रमा का देखने को जल्दी नहीं मिलता। तो 27.3 डेज यहाँ पे देखने को मिलता है चंद्रमा का, जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया गुरुत्वाकर्षण का नियम।
ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे जी को पढ़ेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में पढ़ने को मिलेगा आगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जी, देखिए हम लिखते हैं जी m1 m2 यही पढ़ा ना हमने, डिवाइड बाई r², ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोलता है, जी क्या बोलता है आप सुनिएगा। जी ये बोलता है कि कोई भी एकांक दूरी पर स्थित, जैसे कोई ये दो पिंड रखे हुए हैं, मान लीजिए ये m1 रखा हुआ है और ये m2 रखा हुआ है, ये दो पिंड रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी, एकांक होगी, 1 मीटर होगी। ठीक है, ये पिंड भी एकांक होंगे, पिंड का मान भी एकांक होगा, समझ रहे, पिंड का जो द्रव्यमान होगा वो भी 1 kg होगा। ठीक है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, समझ रहे, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल के संख्यात्मक मान के बराबर कौन होता है, जी होता है। अब आप चीज़ बताइए, इसमें मैं अगर m1 की वैल्यू 1 रख दूँ, m2 की वैल्यू 1 रख दूँ, r की वैल्यू 1 रख दूँ, तो F इक्वल्स टू जी नहीं आएगा क्या, मतलब यही बोल रहा है कि F के संख्यात्मक मान के बराबर कौन होता है, जी होता है। ठीक है, ये हमें जी को लिखना है। अगर हमसे 3 नंबर में पूछ रहे डायरेक्टली गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताइए, तो सीधे हम F इक्वल्स टू जी याद रखेंगे, उसके हिसाब से हम डेफिनेशन बना लेंगे। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है कौन, जी होता है। ठीक है, इसका मात्रक और विमी सूत्र अगर हम देख लें तो जो जी देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर जी देखें तो हमने इसी फॉर्मूला से इसको निकाल लें, जी को निकाल लेंगे m1 F r² डिवाइड बाई m1 m2, F का न्यूटन होता है, r का मीटर स्क्वायर होता है, m1 m2 का kg² हो जाएगा, ये डायरेक्टली इसका निकला है जी का वो। इसका विमी सूत्र भी सेम निकाल लेंगे, m-1 L3t-2, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका विमी सूत्र हो गया। CGS पद्धति में भी इसका मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर² डिवाइड बाई ग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हमने एक टॉपिक लिया है, 3 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है गुरुत्व क्या होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो गुरुत्व पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम गुरुत्वीय त्वरण भी इसमें आगे पढ़ेंगे। तो गुरुत्व क्या होता है, तो गुरुत्व को सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगता है, लेकिन गुरुत्व क्या होता है कि पृथ्वी के कारण किसी अन्य वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, वो किसी अन्य पिंड से इसका मतलब नहीं होता, पृथ्वी से इसका मतलब होता है। ठीक है, तो पृथ्वी इसमें इन्वॉल्व होगी ही होगी, पृथ्वी के कारण अन्य किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी पत्थर ऊपर फेंकते हैं, तो जब अगर पत्थर ऊपर से नीचे आता है ना, ऊपर से नीचे आ जाता है, ये गुरुत्व के कारण ही होता है। ठीक है, ऊपर फेंकी हुई वस्तु अपने स्थान पर वापस आ जाए, ये गुरुत्व के कारण ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये देखने को मिल गया इसमें। अब आगे आते हैं अपन, आगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमसे आगे क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बताइए, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो हमको गुरुत्वीय त्वरण भी यहाँ पढ़ना आवश्यक हो गया। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि आप एक चीज़ देखिएगा कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये विराम अवस्था में ऊपर रखी हुई है, जैसे छत पे हम बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो जैसे हम छत से ये वस्तु फेंकते हैं नीचे, तो विराम अवस्था जब गति अवस्था में आएगी नीचे, मतलब नीचे गिर रही है, तो क्या होता है कि जब नीचे ये आती होती है ना, तो इसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। किसके कारण होती है, जो पृथ्वी में आकर्षण बल होता है उसके कारण इसके वेग में वृद्धि होती है, त्वरण में वृद्धि होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, आप डेफिनेशन पढ़ लो, विराम अवस्था से स्वतंत्रतापूर्वक, वो कहा गया, विराम अवस्था से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड जितनी वृद्धि होती है, वेग में लिखा हुआ है, आकर्षण बल के कारण जितनी सी वृद्धि होती है, क्या बोलते हैं, उसको जी बोलते हैं। इसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, पर सेकंड स्क्वायर होगा, त्वरण वाला जो त्वरण का होता है। इसका विमी सूत्र भी त्वरण वाला होगा, त्वरण हम बाद में पढ़ेंगे, LT-2, यह एक सदिश राशि होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जी का मान जो होता है, हमने इसमें एक टॉपिक पूछता है कि आप जी का मान में परिवर्तन बताइए कि जी का मान कैसे परिवर्तित होता है। तो इसके लिए हमने 4 पॉइंट बनाए। कैसे पॉइंट बनाए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, आपको यहाँ पे ये हमने पृथ्वी बना के रखी है, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सबसे मिनिमम मान देखने को मिलता है जी का। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हमको जी के मान में वृद्धि देखने मिलती है और ध्रुवों पे मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो पहला होता है अक्षांशीय परिवर्तन, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो लगातार बढ़ता होता है, तब से हाई लेवल पे कहाँ पहुँचता है, ध्रुवों पर पहुँचता है, मतलब एक हिसाब से बढ़ता जाता है। दूसरी चीज़, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तल है, पृथ्वी का तल है, इसके अगर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। इसके नीचे भी जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना कि दोनों में कम होता है, ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन अक्षांशों में अगर ऊपर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, मान बढ़ेगा। तीसरी चीज़ केंद्र, मान लीजिए केंद्र है,
केंद्र पर मान हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप लिखाओगे इसमें। फिर इसके बाद हमको देखने को मिलता है जी और जी में संबंध बताइए। तो जी और जी में संबंध कैसे बताएंगे आप? आपको पता है जी क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम जी पढ़ा है ना आपने, एफ इक्वल्स टू एम जी पढ़ा है ना, तो जी की वैल्यू एफ अपॉन एम यहाँ से निकल आती है। इसके बाद एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है ना आपने, अपन अभी पढ़ा है हमने, तो एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो जी होता है, ये स्मॉल जी होता है, यहाँ पे ये एम पर निर्भर करता है। पहली चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये एम दिख रहा होगा, और आर पर निर्भर करता है। ठीक है, इन दो पर ही निर्भर करता है। ये किसी भी टाइम पर निर्भर नहीं करता, किसी अन्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके आगे हम अगर पढ़ें तो आगे क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। आगे दिया हुआ है जी और जी में अंतर, जो मैंने अभी बोला था आपसे। तो जी और जी में हमने इतना पढ़ लिया है अभी तक पिछली चीज़ों में, कि हम अपने आप ही लिख देंगे। आपको देखने को मिल रहा है यह एक नियतांक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है जी एक नियतांक है। लेकिन जो अपन ने जी पढ़ा, नीचे की ओर जब आते हैं अपन, कोई भी विराम अवस्था से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो इसके वेग में या त्वरण में वृद्धि हो जाती है। वस्तु का त्वरण बढ़ जाता है या उसका वेग लगातार वृद्धि होती जाती है। ये हमने उसमें पढ़ा है, किसके कारण, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी परिभाषा लिख दी कि भैया इसमें हमने देखा कि जो एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों को बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को जी कहते हैं। इसी तरह इसमें हमने जी की परिभाषा लिख दी, ये लिख लेंगे आप। इसके अलावा इसका मात्रक हमने देख लिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हमने पढ़ा कि ये सभी जगह पे समान होता है, ये सभी जगह पे भिन्न भिन्न होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे सब जगह अलग अलग देखने को मिलता है, ये भी पढ़ लिया। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, इसका मान 9.8 होता है। यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है, तो ये हम लिख देंगे। इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई अलग पॉइंट था नहीं, इसमें हमने पीछे सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें हम आराम से इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे क्या दिया हुआ है, इसमें हमने 2-3 टॉपिक और जोड़े हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक मेरे को लग रहे थे ये। गुरुत्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय क्षेत्र भी आगे जोड़ा है। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान हमने अभी जो पीछे पढ़ा जी और जी में संबंध, ये शायद बाद में स्लाइड लग गई है, लेकिन गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है कि F इक्वल्स टू एम जी ही होता है, ये याद रखना। गुरुत्वीय बल जो होता है आपको याद रखना है, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान बोलते हैं, ये याद रख लेना। गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को आपको ये देखने को मिलेगा, पृथ्वी पर वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाले आकर्षण बल तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। फिर इसके अलावा हम आगे आए, अगर आगे के टॉपिक में बढ़े तो गुरुत्वीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी पिंड है, कोई भी जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वह क्षेत्र, कोई भी पृथ्वी है उसके चारों ओर वो क्षेत्र होगा जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हो रहा हो। पृथ्वी के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हो रहा हो, वो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल के बराबर होती है। जो एकांक द्रव्यमान का पिंड होता है ना, F इक्वल्स टू पढ़ा था अपन ने, द्रव्यमान इसका एक होगा, लेकिन इसका एकांक द्रव्यमान के जो बल होगा उसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर होती है। यह एक सदिश राशि होती है, न्यूटन पर किलोग्राम अपन यहाँ से निकाल लेंगे मात्रक, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बस इतना याद रख लेना है कि जो I और G होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे टॉपिक में जाएँ तो आगे टॉपिक क्या बोला है, आगे टॉपिक बोला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है संरक्षी और असंरक्षी बल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद मेरे को नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरे को लगता है कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो इससे क्वेश्चन जरूर बनाएगा। तो संरक्षी बल होता क्या है, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको ये डायग्राम इसमें दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट दिख रहा है, ये ए पॉइंट दिख रहा है और ये बी पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बोलूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु गई, यहाँ से वस्तु बी तक गई और यहाँ से कोई वस्तु बी तक गई। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल में क्या होता है, संरक्षी बल को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल में क्या होता है कि ये क्या होता है, ये अपने मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग इसने तय किया, इस पर निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ अपने जो प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक पॉइंट है, और ये अंतिम पॉइंट है, ठीक है, फाइनल पॉइंट है, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब इसमें आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो ये देखना पढ़ना इसका, जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संरक्षी बल द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किए गया कार्य केवल कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। यही लिखा हुआ है, ये मैंने आपको डायग्राम से बता दिया था।
क्या होता है, ये संरक्षी बल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है हमें, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये ए और बी है ना, ए और बी है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो ए है या बी है, तो जो वस्तु का कार्य होता है वो सदैव शून्य होता है, क्योंकि ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ये दिखाता ही नहीं है कि आपने कुछ कार्य किया है। आप अगर पूरे चक्र के बाद अब यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने पूरा घूम लिया और यहीं पे आके खड़े हो गए, तो आपका कार्य शून्य ही होगा। दूसरी चीज़, गतिज ऊर्जा में कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होती, स्थिर रहती है, उसी चीज़ मतलब टिकी रहती है, परिवर्तन नहीं होता। ये 3 पॉइंट आपको संरक्षी बल में याद रखना है। पहली चीज़, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ये तो डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज़, ये पूर्ण चक्र के बाद इसके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, कार्य स्थिर होता है, कार्य शून्य होता है। तीसरी चीज़, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब तीनों पॉइंट हम इसमें देख लें अगर, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ये देख लीजिए पूर्ण चक्र वाला, एक कण के पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, वो संरक्षी बल होता है। पूर्ण चक्र के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये संरक्षी बल होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कि जो गुरुत्वीय बल हमने जी पढ़ा ना, गुरुत्वीय बल पढ़ा, और स्थिर वैद्युत बल पढ़ा, जो 2 आवेशों के या 2 ध्रुवों के मध्य लगता है, ये हमेशा संरक्षी बल होते हैं, क्योंकि ये अपने मार्ग पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमने संरक्षी बल पढ़ लिया। आराम से 5 नंबर में इसको आप लिख ले जाओगे। ये फॉर्मूला भी आप ये थोड़ा आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो उसमें, कि डब्ल्यू आप कुछ भी पॉइंट रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कार्य को बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाद में परिणामी शून्य। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ें, असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल का बस अपोजिट है इसका, ये कण के मार्ग पर निर्भर करता है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर करता है। ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से कोई मतलब नहीं है इसको। अब इसमें आपने उल्टा ही कर दो कि गतिज ऊर्जा इसमें जो उसमें चेंज नहीं हो रही थी, इसमें घट जाती है, थक जाते हैं लास्ट तक आते आते, क्योंकि मार्ग से चल के जाते हैं। वो पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट से था, ये मार्ग से था, तो थक जाते हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो घर्षण बल और श्यान बल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ये डाल दीजिएगा आप। अब इसके अलावा आप अंतर देखेंगे यहाँ पे, तो संरक्षी बल और असंरक्षी बल के अंतर देखें अगर यहाँ पे, तो क्या होता है। पहली चीज़ तो आप डेफिनेशन बता दो, मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ये मार्ग पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, पूर्ण चक्र के बाद कार्य में शून्य हो जाता है, ये पूर्ण चक्र के बाद शून्य नहीं होता। गतिज ऊर्जा आप यहाँ देख लो, कोई परिवर्तन नहीं होता, गतिज ऊर्जा घट जाती है। एग्जाम्पल लिख दो, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, श्यान बल। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और देखने को मिलता है, ये प्रारंभिक और अंतिम वस्तु पर निर्भर करती है, ये उसके बीच के मार्ग पर निर्भर करती है, प्रारंभिक और अंतिम वस्तु पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये आपने जो आगे पढ़ा उसी में अंतर में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये आप आराम से इसको कर लेंगे, मेरे को भरोसा है इस चीज़ का। अब हम आगे आते हैं, तो आगे देखने को मिलता है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, आप चीज़ को ये नॉर्मल याद रखना। आप ये डायग्राम देखिए, कुछ नहीं करिए, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, आपको ये डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, यही देखने को मिल रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल यही होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति या कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो, तो वस्तु के केंद्र की ओर, कण के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें एक त्वरण काम करता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा अंदर की ओर ही जाता है, और अभिकेंद्रीय त्वरण की ही मार्ग पे अभिकेंद्रीय बल लगता है। मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण का जो मार्ग होगा, उसी मार्ग पे अभिकेंद्रीय बल होगा। तो आपको यहाँ पे बल का जो अपन F = ma डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण देखने को मिलता है। तो F = mv²/r हो जाता है। जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है ना, v²/r होता है, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सुनिए, इसको पढ़िए। जब कोई कण एक समान चाल v से त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तो उस पर क्या होता है, एक अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, जिसको बोलते हैं हम v²/r। परंतु त्वरण की दिशा लगातार बदलती रहती है। त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, मैंने बताया ना, वो उसी के कारण केंद्र की ओर होती है। इसीलिए अभिकेंद्रीय बल भी क्या होता है, केंद्र की ओर होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल, इसको याद कैसे रखेंगे कि अभी आ रहा हूँ केंद्र की ओर। ठीक है, ये बोल दिया हमने। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि आपका कभी भी वृत्तीय गति, अभिकेंद्रीय बल अगर नहीं लगा हो, तो आप कभी भी वृत्तीय गति कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ठीक है, इसमें ये डाल सकते हैं। अब दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है। यह एक छद्म बल होता है, फिक्सिशियस फोर्स होता है। ये चीज़ जरूर याद रखना कि ये फिक्सिशियस फोर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप इसमें भी एक डायग्राम देखिए, ये क्या हो रहा है,
आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये बाहर की ओर लग रहा है। अब केंद्रीय बल यही होता है जो बाहर की ओर लगता है। बस इतना याद रखना है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही हो तो जो वस्तु के केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है वो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। यह एक छदम बल होता है। अगर छदम बल आपसे 3 नंबर में पूछ ले तो वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है, वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है, वास्तविक बल नहीं लगता है। आपको बस ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उस पर बल लग रहा है, मतलब उस पर बल कोई लग नहीं रहा है लेकिन आपको लगेगा कि उस पर कोई बल लग रहा है। उसको बोलते हैं हम छदम बल। और छदम बल क्या है, अपकेंद्रीय बल है। आप इसको आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, बल आघूर्ण। इसको मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि मेरे को ये सही लग रहा था क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखूँ इसको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अजीब ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है। इस पे क्या है कि मान लीजिए ये कोई अपन ऐसा बल लगाते हैं, हम ऐसा बल लगाते हैं जिससे ये वस्तु अक्ष के परितः घूमने लग जाए। ठीक है, मतलब एक हिसाब से हम बल द्वारा पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। हम इस बल के द्वारा इस पिंड को घुमाएं, इस पिंड को घुमाएं, यही क्या होता है, इसके प्रभाव को ही तो बल आघूर्ण बोलते हैं। अब इसका अगर फॉर्मूला बनाएं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः। मान लीजिए एक कण है, इस पर हमने एक बल लगाया, इस पर हमने बल लगाया, ये जो बल होता है ना, बल होता है, और इसके कण से केंद्र की दूरी r, कण से केंद्र की दूरी r, F इंटू आर, मतलब देख लो ना, जो बल लग रहा है और जो इसका केंद्र से दूरी है, तो इनका गुणनफल जो होता है वो बल आघूर्ण होता है। ये याद रखिएगा, ये देखने को मिल जाएगा F इंटू आर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सदैव धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है क्योंकि ये दिशा परिवर्तित हो सकती है, या फिर इस तरफ से लग सकता है या इस तरफ से लग सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दक्षिणावर्त लगेगा तो ऋणात्मक होगा और अगर वामावर्त लगेगा तो धनात्मक होगा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बल दिख रहा है और आपको यहाँ पे मीटर में इसका त्रिज्या दिख रही है। यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि बल एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक टॉपिक देखने को मिलता है बल युग्म आघूर्ण। ये बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, मान लीजिए इस पर क्या होता है कि मान लीजिए एक बल मैंने यहाँ से लगाया, ये इस तरफ लगाया, दूसरा बल भी मैंने क्या लगा दिया, इस तरफ यहाँ से लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनका परिणामी शून्य होता है, मतलब दोनों जो बल एक ही बिंदु पर लगेंगे, मतलब बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं में लग रहे हैं ये, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इतना ही बल यहाँ से लग रहा है, इतना ही बल ये लग रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों पिंड को क्या कर रहे हैं, घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यही होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं लेकिन घुमाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, ये बलों का बल युग्म बोलते हैं। और बल आघूर्ण क्या होता है कि जो एक बल होता है, दोनों बलों की लंबवत दूरी होती है, जो दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी है आपको देखने को मिलती है, ये लंबवत दूरी मतलब यहाँ से ये। ठीक है, और एक बल, कोई भी बल ले लिया उसके वो हो गया, तो ये हो गया बल युग्म आघूर्ण। इसका भी आप डायरेक्टली आप देखें तो इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका भी विमीय सूत्र mL/T-2 होता है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो जो मैंने डायग्राम में समझाया है, दो बराबर तथा विपरीत बल एक साथ किसी पिंड पर अलग अलग बिंदुओं पर आरोपित होते हैं तो इनका परिणामी बल शून्य होता है, लेकिन ये बराबर तथा विपरीत दोनों बल पिंड को एक ही दिशा में घुमाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, यही बोला कि घुमाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन उनका परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया बल युग्म आघूर्ण। इसके आगे अगर हम पढ़ें तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है संगामी बलों का संतुलन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसमें, संगामी बल बताइए, कनकरेंट फोर्सेस बताइए। तो कनकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, अब इसमें भी आप डायग्राम ही देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, एक बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु पर एक से ज़्यादा फोर्स लगें, जब इस बिंदु पर क्या हो, एक से ज़्यादा फोर्स लगें, वही होता है क्या, संगामी बल होता है। जब किसी वस्तु पर, किसी कण पर एक से ज़्यादा या एक साथ दो या एक से अधिक फोर्स लगें, एक से अधिक बल लगें, तो वो बोलता है संगामी बल। और संगामी बल के संतुलन ये सब जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहीं पे देखने को मिलता है जब वस्तु के किसी बिंदु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी शून्य होता है तो वस्तु संतुलन में होती है तथा वस्तु पर कार्यरत बल संतुलन में कहे जाते हैं। तो आप ये आराम से संगामी बल लिख लोगे कि जब एक ही बिंदु पर एक साथ दो अथवा दो से अधिक बल लगते हैं तो क्या होता है, संगामी बल होता है। तो आज की क्लास हमने बल को एकदम जितना ज़्यादा डीप लेके रखा है, पूरा आज एक एक टॉपिक ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा अगर हमें और कुछ देखना है तो हम अब
कुछ बल बचे हैं, जैसे स्थिर वैद्युत बल हो गया, जैसे उत्प्लावन बल हो गया, जैसे बल का आवेग हो गया, संवेग हो गया, तो ये हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जैसे विद्युत बल वगैरह हो गया तो हम उसमें विद्युत वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उत्प्लावन बल हो गया तो हम वायुमंडलीय दाब वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसके अलावा आवेग हो गया तो हम गति के नियमों में पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन जो बल का एक स्पेसिफिक टॉपिक बचता है वो हमने इसमें एक एक टॉपिक ख़त्म कर दिया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बल को हमने आज पूरी तरह से निचोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।